कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अगर दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जितना किया उतना इनको वो हक नहीं मिला। अगर देखा जाए तो एनसीआर के जितने भी गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन पॉलिसी के दौरान हम सभी में हम नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में और बड़े बड़े ऐसे कई नेता लीडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मगर शायद ही कहीं ऐसा होगा जहां सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहीं सुनने को या पढ़ने को हमें मिलता होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज ये वीडियो को पसंद आएगी, क्योंकि आज ऐसे शख्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए जितना किया, बस इनके लिए ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसके मैं विराम दे सकूं। तो शुरू करते हैं आज का दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय कुमार और अपने YouTube चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन परिचय, कई बार हम लोग नेट पर सर्च करते हैं तो जीवन परिचय के बारे में हमें 4-5 चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पीछे आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, वाइट बोर्ड पर, कि मैंने उनकी एक पिक्चर लगाई है। इसी पिक्चर के ब्याह पर हम लोग आज पढ़ाई करेंगे और इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इन्होंने अपने पूरे जीवन में कितना संघर्ष किया और इस संघर्ष से उन्होंने क्या प्राप्त किया और उनको किस बुलंदियों तक इन्होंने अपने जीवन को पहुंचाया। शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मल ज़िंदगी में हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर जो व्यक्ति इन प्रॉब्लमों को प्रॉब्लम समझ के बैठा रह गया कि कोई अलग से आएगा, कोई हेल्प मिलेगी, दोस्तों ऐसा इस संसार में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें उस संघर्ष से मुक्ति मिलती है। शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम 5 तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 5 तथ्य। सबसे पहले जीवन परिचय, यानी कि नंबर 1, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। दूसरा पॉइंट, उनके माता पिता के बारे में। तीसरा पॉइंट, हम लोग उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। और चौथा पॉइंट, उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया। और 5वां अहम, कि हम इस पूरी जानकारी से, इस पूरे अध्ययन से हमने क्या सीखा और क्या समझा, और इसी परिणाम स्वरूप हम इस वीडियो को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके आगे, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने का कुछ फ़ायदा हो सके। शुरू करें। इन व्यक्ति का क्या नाम पड़ता दोस्तों? इनका नाम पड़ता दोस्तों क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, मैंने यहाँ पर नेताजी नहीं लिखा, क्यों? जन्म से तो इनको नाम ये मिला, सुभाष चंद्र बोस। जन्म से नाम ये मिल गया दोस्तों। जन्म से इनको जो नाम मिला है वो मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहानी दोस्तों ये है कि नेताजी ये मिला इनके कर्मों से, इनके जीवन संघर्ष से। किससे मिला दोस्तों? कर्म से। इन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया, इसी संघर्ष के बिहार पर इनको नाम में जोड़ा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो हासिल किया, उस नाम को हासिल किया, इसलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा। ठीक उसी प्रकार इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है ताकि उस संघर्ष परिणाम स्वरूप क्या मिला इनको? नेताजी का एक टैग मिला। क्या मिला दोस्तों? टैग। इसी टैग ने इनका पूर्ण नाम क्या रखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, मैं समझता हूँ
ये नेताजी का कॉन्सेप्ट जो है ना आज आपको क्लियर हो जाएगा। और आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी जीके के एग्ज़ाम में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अगर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं समझता हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका आंसर ऐसे ऐसे तुरंत आप उसका आंसर देंगे। और शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस जिसका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ। कटक कहाँ पड़ता दोस्तों? ये कटक एक गांव का नाम है। ये कटक एक गांव का नाम है और कटक पड़ता दोस्तों उड़ीसा में। समझे? सुभाष जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, कटक गांव में, 23 जनवरी 1897 में। अगर इनके मृत्यु की बात करें, कब एक्सपायर हो गए, कब इस जन्मभूमि को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए सिधार गए। सॉरी दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी 18 अगस्त 1945 में। इनकी अगर वर्दी की बात करें तो दोस्तों देख से लगता है कि जैसे सेना के रूप में है, इस फोटो के अंदर सेना के रूप में है। और 18 अगस्त 1945 में ये एक विमान में जा रहे थे किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि जा रहे थे, ये ताइवान जा रहे थे दोस्तों। और उस विमान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि उस विमान वो क्रैश हो गया। और उसी दिन 18 अगस्त 1945 में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा हमेशा के लिए सिधार गए। अगर बात करें दोस्तों इनके माता पिता की तो बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, सुभाष जी के माता का नाम दोस्तों था प्रभावती देवी। माता का नाम था प्रभावती देवी। सुभाष जी का पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। हम सबके कहते हैं टाइटल में सबसे नाम में क्या लगता है? गांधी जी, मोहन करमचंद गांधी, अब्दुल कलाम, मतलब देखेंगे बड़े बड़े नेताओं के नाम, वो नाम के बाद लास्ट में टैग लगता है दोस्तों। यहाँ पर भी बोस लगा हुआ है। देखिए, पिताजी के नाम के बाद क्या लगा है? जानकी नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये बोस बहुत अहम है दोस्तों। पिताजी का नाम क्या पड़ा? जानकी नाथ बोस। और दोस्तों देखिए, सुभाष चंद्र जो है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत पैसे वाले थे। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनके पिताजी अच्छे हाई लेवल के वकील थे ब्रिटिश सरकार में। तो पिताजी का नाम पड़ता है जानकी नाथ बोस। ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, पिताजी इनके वकील थे। और आगे बढ़ते हैं, अगर इनके रिलेशन की बात की जाए, इनके भाई बहन की बात की जाए, तो टोटल बात करें सुभाष चंद्र बोस, यानी ये टोटल भाई बहन थे 14 भाई बहनों में से सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पे थे। यानी मिला जुला के इनके टोटल भाई बहन जो भी थे, इनके माता पिता जो बच्चे थे, उनमें से ये 9वें स्थान पर आते हैं। और सुभाष चंद्र जी, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो हमारे सुभाष चंद्र जी के पिताजी जो हैं वो इनकी पढ़ाई स्टार्ट करवाते हैं 1902 में। 1902 में फर्स्ट टाइम स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह अपना ड्रेस कोड, जो भी स्कूल का ड्रेस कोड है, बैग बस्ता कॉपी किताब डालकर रेडी होते हैं। और जैसे ही घर के आगे वैन खड़ी होती है, गाड़ी आती है कि चलो स्कूल चलते हैं, तो सुभाष चंद्र जी खुशी के मारे इतना तेज दौड़ते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके पैर स्लिप करता है और वो गिर जाते हैं, उनके घुटनों में चोट लगती है। और सुभाष चंद्र के जो भाई हैं वो और उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, आज तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, घुटने में चोट लग गई है, तो आज तुम स्कूल जाने के लायक नहीं हो, तो आज आराम करो, ठीक हो जाएगा, उसके बाद जाना। आप दोस्तों नहीं मानोगे, उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने खाना तक नहीं खाया, पूरे दिन भर खाली रोया कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा। ये ऐसे व्यक्ति दोस्तों कि पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत रोया। पढ़ाई अब ठीक है, समय बीता, घाव जो भी चोट लगा था ठीक हो गया और इनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है 1902 में। स्कूल का नाम पड़ता दोस्तों परमिशन
प्रोटेस्टेंट स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल था और इनकी पढ़ाई 1902 में स्टार्ट होती है और पढ़ते पढ़ते पहली दूसरी पाँचवीं छठी आठवीं 10वीं सब पढ़ने के बाद ठीक कुछ समय के बाद 1912 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में यानी कि एडमिशन लेते हैं, जो कि पढ़ता है कलकत्ता में। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ता है और यहाँ ये अपना एडमिशन लेते हैं। दोस्तों क्या लेते हैं? एडमिशन लेते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों कि कुछ समय बीतता है और कोई बात बनती है। 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और यहाँ से इन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया। कॉलेज यहाँ से पूरा किया। हाँ दोस्तों, इनके बीच में 1912 से लेके 1919 के बीच में 1916 में एक छोटी घटना घटी। उसी घटना ने सुभाष जी को बहुत अच्छा नाम दिया क्योंकि उनके घर में ऐसे थे। 1916 में इनकी पढ़ाई के दौरान कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मिस्टर ओ। क्या नाम था दोस्तों? मिस्टर ओ। अब मिस्टर ओ जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में क्या कर रहे थे? जॉब कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के अंडर में जॉब कर रहे थे, टीचर की, बकायदा प्रोफेसर थे वो। प्रोफेसर मिस्टर ओ की ने किसी स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर दी और स्टूडेंट क्या करेंगे? किसी हेड के पास जाएंगे। और उस समय हमारे सुभाष चंद्र बोस जी उस कॉलेज के हेड थे, स्टूडेंट हेड थे। सभी लोग पहुंचे कहाँ पर? सुभाष चंद्र के बोस के पास। बताया कि प्रोफेसर मिस्टर ओ ने उनके साथ बदतमीजी कर दी है, कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, हमें इसका सीधा उपाय है कि आप जाके समझाइए। तो सभी जितने स्टूडेंट थे सभी लोग इकट्ठा हुए और पहुंचे मिस्टर ओ के पास और कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप स्टूडेंट से सॉरी बोलिए और इस मैटर को क्लोज कीजिए। अब शुरू से जानते हैं हम सभी लोग कि ब्रिटिश सरकार इंडियन को तो देखना भी पसंद नहीं करते थे। जहां मौका मिले वहां खाल खिंचाई करना चालू। यही हाल था यहाँ पर। 1916 में कॉलेज से मामला बिगड़ा और कहा गया कि सॉरी बोलो, मामला क्लोज करो, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मिस्टर ओ और स्टूडेंट सभी लोग पहुंचे प्रिंसिपल के पास और शिकायत किया, मगर किसी वजह से मैटर ज़्यादा बढ़ गया और ये हालात इतना बिगड़ गया कि स्टूडेंट में और प्रोफेसर के टीचरों में, जो भी वहाँ कॉलेज के टीचर थे, सब में हाथापाई हो गई। मैटर बहुत बिगड़ गया और इसी मैटर के जिम्मेवार स्वरूप सभी ने फैसला किया कि सबका जिम्मेवार कौन है? हमारे सुभाष जी। तो इसी सुभाष जी से चक्कर में इनको 1916 में इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और इसको 1916 में ये कॉलेज से ये बाहर चले गए। और देखो दोस्तों, 1916 से बाहर घर से निकाला, कॉलेज से बाहर, सीधा अपने घर वापस आ गए। 1916 में कॉलेज से बाहर निकाला, ये अपने घर को वापस आ गए। जब घर आ गए वापस तो घर में पूरी बात को समझाया, बताया, पूरी बात जो बात हुई। और किसी तरीके से पिताजी के अप्रोच लगाने की वजह से और कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे थे कि इनको दोबारा एडमिशन मिल गया, दोबारा रीज्वाइनिंग हो गई और 1919 में फाइनली इनका कॉलेज पूरा खत्म करके एंड कर दिया। पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो गई। सबके जीवन में आता है अब क्या सवाल होता है दोस्तों कि अब क्या। भाई पढ़ाई खत्म हो गई, स्कूल था वो भी खत्म हो गया, कॉलेज था खत्म हो गया। पिताजी ने अपनी एक ख्वाहिश सुभाष चंद्र बोस को सुनाई, बेटा मैं चाहता हूं कि आप ICS की तैयारी करें, जो कि दोस्तों आज लोग UPSC की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम वैल्यू दोस्तों, सेम वैल्यू है। आप पेपर दीजिए, पढ़ाई कीजिए और आप अपने जीवन को धीरे धीरे कुछ लाइन पर लाइए। कब तक ऐसी तरह से चलता रहेगा? तो हमारे सुभाष चंद्र जी ने पिता की ख्वाहिश को कहा, ठीक है पिताजी आप कह रहे हो तो मैं पढ़ाई करूंगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और हमारे 1920 में सुभाष चंद्र जी ने तैयारी किया। देखिए दोस्तों, 1919 में कॉलेज खत्म करने के बाद क्या पकड़ लिया दोस्तों? ICI की तैयारी करने लगे, UPSC की तैयारी करने लगे। और उस समय 1920 में इंग्लैंड में जहां पढ़ाई कर रहे थे
उसी पढ़ाई एग्जाम देने के बाद जिस नौकरी को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, हमारे सुभाष चंद्र बोस कितने स्थान पे आए? चौथे नंबर। मतलब पूरे के पूरे जितने भी एग्जामिनर हुए थे, जितने एग्जाम हुए थे पूरे इंग्लैंड में 4th नंबर पे आए। अब दोस्तों ये समझ लो कि जिसका पेपर इतना हार्ड होता है, देखिए दोस्तों इस समय ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार इस तरीके से एग्जाम बना रही थी, पेपर बनाते हैं कि हम उनके अंग्रेजी इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। 2-4 ही होते हैं जो करते हैं, मगर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद 4थे स्थान पर अपना स्थान प्राप्त किया। अब देखिए दोस्तों, अब इस बात को जब पिताजी ने सुना कि भैया हमारा बेटा 4थे रैंक पे लाया हुआ है, पूरे इंग्लैंड में 4th नंबर पे, 1920 की बात बता रहे दोस्तों, तो पिताजी ने खुशी के मारे, उनके पास सोने की घड़ी थी, उनके पास सोने की एक घड़ी थी, खुशी से निकाला और पिताजी ने सुभाष को कहा, बेटा आज तुमने मेरा नाम बहुत ऊपर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, ये लो, ये तुम्हें एक गिफ्ट करता हूँ। तो जानकीनाथ बोस जी ने अपने बेटा सुभाष चंद्र बोस जी को एक तोहफे के रूप में एक घड़ी दिया, और घड़ी देने के बाद शाबाशी दी। मगर इतनी घटनाओं होने के बाद, पेपर देने के बाद, उस जमाने में 1920 में जो हालात थे, 2nd वर्ल्ड वार के भी लगभग हालात थे उस बने हुए थे, उस समय में भी अगर आप नोट करेंगे सुभाष चंद्र बोस इतने काबिल थे कि 4th रैंक लाने के बाद भी क्या कहते हैं कि पिताजी माना कि मैं जो भी एक्सेप्ट कर लूं, मगर कहीं ना कहीं मेरा मन ये कहता है कि इतनी अच्छी सुविधा पाने के बाद, इतनी अच्छी जॉब पाने के बाद, सैलरी पाने के बाद, आखिर में गुलाम किसका रहूंगा? ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहूंगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानेगा कि मैं इतना एजुकेशन पाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मैं किसी की गुलामी से हूँ। तो पिताजी मेरे से ये नौकरी नहीं होगी। अब ऐसी बात जब पिताजी ने सुना तो थोड़ा सा तो मालूम है कि हर माता पिता का पारा हाई हो जाता है। यहाँ पर ठीक वही हुआ, सुभाष जी के पिताजी का पारा हाई हो गया। सब लोगों ने समझाया, अरे तू पागल हो गया है क्या? इस रैंक के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस जॉब के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कहाँ क्या पोज लगाते हैं, कितना पैसा खिलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन लोगों को नहीं आ पाता, और तेरा आया हुआ है तो नखड़े बढ़ गए। चुपचाप जॉब करो, तैयारी करो, आगे का भविष्य का करियर संभालो अपना। अब ऐसी बात सुनकर इंग्लैंड में बैठे हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने वहीं से अपनी माता जी को खत लिखा, अपनी मम्मी को। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जब हमारे पापा या हमारे पिताजी जब कोई बात नहीं मानते तो मम्मी का सपोर्ट लेते हैं और उसी तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको लेटर लिखा अपनी मम्मी को और पूरी बात समझाई। अब उन्होंने क्या किया, अपनी माताजी को एक लेटर लिखा, अब पूरी बात समझाई कि मम्मी अब कैसे मन की बात बताऊं। पूरी बात समझाई कि मम्मी देखो, भले ही मैं ये नौकरी पकड़ लूँगा, दिन रात काम करूँगा, मगर कहीं ना कहीं मेरा मन इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए इतनी जॉब करने के बाद भी लास्ट में क्या कहलाऊँगा? अंग्रेजों का गुलाम। तो मम्मी आप पापा को समझाओ, भैया को समझाओ, किसी को समझाओ, मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। तो मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया, बेटा तुझे जो समझ में आए तू कर, मुझे तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, तू जो करेगा अच्छा करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी बात खबर लगी और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी मन की। अब इतनी घटनाएं घटने के बाद भी अगर आप नोट करेंगे इस बात को, सुभाष चंद्र जी में वो काबिलियत थी दोस्तों कि इनके टक्कर का इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनके सामने खड़ा हो जाए। और ऐसी बात सुनकर सुभाष चंद्र जी ने समझा कि मम्मी ने मुझे सपोर्ट कर दिया है, तो बस वो अपने काम में लग गए। तो आगे बढ़ते दोस्तों।
दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में तो आ गई होगी कि सब कुछ पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज करने के बाद कितने में 1920 में इंग्लैंड से कहाँ, इंडिया वापस आ गए। हमारे सुभाष जी 1920 में से इंडिया 1920 में वापस आ गए। और इंडिया आने के बाद, अच्छा एक बात और इनकी तथ्य बात है, इनके जीवन में अगर बात नोट की जाए ना, एक छोटी सी और अहम बात है, इन्होंने अपने जीवन में हर किसी न किसी को लोग गुरु मानते हैं ना, उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनकी अच्छाइयों को समझते हैं, उनके जीवन के चरित्र को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इनके जीवन में एक ऐसे थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, और कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है कि विवेकानंद जी 15 साल की उम्र में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी है ना, विवेकानंद की टोटल पुस्तकें, जितनी पुस्तकें इनके हाथ में लगी, टोटल तो नहीं कह सकते, इनके जीवन में अब तक जितनी किताबें इनके हाथ में लगी, 15 साल की उम्र में सारी की सारी किताबें पढ़ डाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके जीवन में इनका व्यवहार, इनका बोलचाल, इनका रहन सहन, कहीं ना कहीं विवेकानंद जी पर पूरी की पूरी इन पे फर्क तो पड़ता है दोस्तों। तो 15 साल की उम्र में विवेकानंद की लिखी हुई जितनी किताबें थी, इन्होंने सारी किताबें पढ़ डाली और इनको अपना वो आदर्श गुरु अपना मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट करना। 1920 में इंडिया वापस आते हैं और 1923 में अखिल भारतीय युवा के अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे नहीं बनते, कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष, और इनका कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ हमेशा रुझान रहा है। इनका रुझान रहा है और ये 1923 में अखिल भारतीय युवा के क्या बनते हैं दोस्तों, अध्यक्ष। ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछ लेता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इनके बात में बहुत एग्जाम में ये बात तो पक्की है कि 1925 वाली घटना जरूर पूछेगा दोस्तों, ये मांडले झील। अभी मांडले झील क्या है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जेल जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। अगर किसी भी कैदी को वहाँ डाल दिया जाए तो ये बात पक्की है कि वो वहाँ से स्वस्थ नहीं आएगा, रोगी बन के ही आएगा। क्योंकि उस जेल की ऐसी कंडीशन थी दोस्तों कि वहाँ पे सीलन, ज़मीन में ना कोई लेटने की सुविधा है, ना ढंग का पानी पीने की सुविधा है, दिन रात मच्छर काट रहे हैं, केकड़ों जैसे घूम रहे हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि ऐसी कंडीशन में अगर आपको भी रख दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी, हैं? मच्छर काट रहे, डेंगू फैल रहा वहाँ पर, ना पानी की सुविधा, ना वॉशरूम जाने की सुविधा, ना ढंग की सुविधा, कपड़े भी रजाई में गदे दे रखे तो उसमें खटमल लगे पड़े हैं। मतलब थर्ड क्लास से भी जो नीचे है ना, ऐसी सुविधा। तो ऐसे रोगी अगर वहाँ कोई पेशेंट पहुँच गया तो वो पेशेंट ही बनकर आएगा, कोई और किसी कैदी को देंगे। तो वो मांडले जेल सुभाष चंद्र बोस जी को 11 से 12 बार ब्रिटिश सरकार ने, उन्हें मालूम था कि अगर सुभाष को अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो सुभाष पूरे देश में ऐसा तहलका मचा देगा कि कांग्रेस को, ब्रिटिश सरकार को ये भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब जब हमारे सुभाष चंद्र जी ने ऐसा कुछ कारनामा करने का जब भी सोचा, तब मौका मिला और हमारे ब्रिटिश सरकार के जो भी उनको नौकर चाकर थे, ऑफिसर, वो सुभाष जी को उठाते और जेल में डाल देते। एक जीवनी से मालूम चलता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 11 से 12 बार जेल गए हैं। 11 से 12 बार, लगभग 11 बार, राउंड फिगर मतलब 12 भी हो सकता है, एक से ऊपर नहीं होता, कम से कम 11 बार अपनी ज़िंदगी में जेल गए हैं वो। जब मौका मिला तब उठाकर उनको वहाँ डाल दे जेल में। और जेल में डालने के पीछे कारण क्या है दोस्तों, कारण केवल एक, अगर सुभाष को ना रोका गया तो ये कहीं ना कहीं तूफान ला देगा हमारे भारतीय इंडियन के लोगों के अंदर। एक और दोस्तों आता है हमारा
1928 की घटना भी बहुत ज़्यादा अहम है। कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, ये गांधी जी का बनाया हुआ एक ऐसा प्रचार हो रहा था जिसमें एक मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी और भी कई बड़े बड़े ऐसे सदस्य थे जो इसमें भाग लेने वाले थे। और इसका सारा का सारा कारोबार कैसे सौंपा गया कि भाई इस मंडल को, इसमें होने वाले कार्यक्रम को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारे सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस जी इस कार्यक्रम को हेड हैं। यही संभालेगा सब कुछ, कौन कहाँ आएगा, कैसे बैठेगा, कहाँ रुकेगा, क्या उनकी सेवादारी होगी, ये सारा कारोबार हमारे सुभाष चंद्र बोस जी संभालेंगे। अब हुआ क्या दोस्तों, जब गांधी जी आए तो कहीं ना कहीं हमारे सुभाष चंद्र बोस में एक फौजी होने का एहसास था। इन्होंने क्या किया कि एक कठमंडल, एक ग्रुप बनाया। लगभग किताबों के अनुसार तो कहा जाता है कि कम से कम 100-150 लोग थे, होंगे 100 के आसपास में होंगे, 100-120 के आसपास में होंगे। इन लोगों को इन्होंने फौजी ड्रेस पहनाया और सैल्यूट करने का एक तरीका सिखाया, टोपी, मार्का, गन, मतलब एक फौज, छोटी सी टिप बना दी कि फौज जब आएंगे गांधी जी या नेहरू जी आएंगे तो आपको सलामी देनी है, फौज की तरह आपको खड़ा होना है, सैल्यूट देना है, इस तरीके से एकदम फौजी वाला एटीट्यूड दिखाना है। हम बात सही बता रहे हैं आप सब। तो गांधी जी ने जब आए, हमारे नेहरू जी आए, गांधी जी आए, और जब देखा कि भाई ये सुभाष ने क्या ड्रामा लगा रखा है, तो ऐसी बात देखा और गांधी जी ने क्या बोला, अरे यार क्या तुमने कर रखा है, बंदर की फौज तुमने तैयार कर दी है, ये 4-5 बंदे खड़े कर दिए बंदर। और ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं सुभाष जी को मन में धक्का लगा। इतनी मेहनत करने के बाद बताओ, गांधी जी कहते हैं कि ये बंदरों की सेना है। समझने की बात दोस्तों यह है कि इतना बोलने के बाद भी सुभाष जी को बिल्कुल भी 1% रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा उन्होंने, क्योंकि वो इनको अपना आदर्श मानते थे गांधी जी को। गांधी जी को सीनियर थे और उनके हर बात में कहते थे अरे गांधी जी हैं, अच्छे हैं। हाँ, एक बात दोस्तों, इस पूरी घटना में एक बात और भी अहम है। कहीं ना कहीं गांधी जी का और सुभाष जी का हल्का फुल्का मन मुटाव था, मन मुटाव था, मगर इन दोनों का टारगेट सिर्फ एक था। इन दोनों जनों का टारगेट एक था। टारगेट क्या था? ब्रिटिश सरकार को धक्के मार के बाहर निकालो, ब्रिटिश सरकार को धक्के मारो और बाहर निकालो यहाँ से। मगर गांधी जी का कहना था कि हम कोई भी अहिंसावाद कार्यक्रम नहीं करेंगे, किसी को कोई जान माल की हानि नुकसान नहीं होगा, हम किसी प्रकार का कोई अहिंसा नहीं चाहते। और हमारे सुभाष जी क्या कहते थे, अरे महाराज सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, अंग्रेज़ों के ऊपर थोड़ा मुसीबत चढ़ी हुई है, हम और मुसीबत बढ़ा देते हैं, दुनिया तो मार रहे हैं, हम भी मारते, सालों घर से बाहर निकालो, यहाँ से इंडिया से बाहर निकालो। और नेहरू जी क्या बोल रहे हैं इस टाइम, भैया हम तो चुप बैठे हैं, हमसे ना बोला जाएगा, समय आएगा तो हम जो क्या करना हो करेंगे, अभी इनके ऊपर प्रॉब्लम है, चलने दो जो जैसे चल रहा है। अब इस सारी बातों के दौरान 1930 में एक घटना और घटती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक आंदोलन और स्टार्ट होता है, वो नमक आंदोलन आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि नमक आंदोलन क्या है। मैंने उसमें बताया कि पूरा विस्तार से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ 1938 में। कांग्रेस अध्यक्ष जेल से फॉर्म भरा गया। अब दोस्तों को एक बात और नोट करना है, 1938 वाली घटना बहुत अहम है। सुभाष जी को ब्रिटिश सरकार के नौकरों ने, फौजों ने, पुलिस वालों ने, जो भी है वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उठा के जेल में डाल दिया। कहाँ डाला? मांडवाले जेल में। और सुभाष जी ने वहीं से अपना फॉर्म भरा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। और उस समय भी इतनी इनकी चलती थी दोस्तों कि जेल में रहते रहते इन्होंने फॉर्म भरा और रिजल्ट में क्या आया कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सुभाष जी। तो समय बीतता है, हर तरह की प्रॉब्लम आती है,
और कहीं ना कहीं गांधी जी के विचार और सुभाष चंद्र जी के विचार मैच नहीं करते थे, मगर दोनों जने का टारगेट एक था, ब्रिटिश सरकार को धक्के मार के बाहर निकालना। हाँ, विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्हें अहिंसा पसंद नहीं था, और हमारे सुभाष जी को कहते थे जहाँ मौका मिले वहीं धक्के मारो इनको। अब समय बीता है, इसके बाद दोस्तों सुभाष जी कई और भी ऐसे देश हैं जो इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं और उनसे अपना मदद मांगने की कोशिश करते हैं, हेल्प लेते हैं, और हमारे सुभाष जी उस चीज़ में कामयाब होते हैं। इंडिया से बाहर कैसे गए, उन्हें घेर लिया गया, घर में उनको बंद कर दिया गया, और उनको जाने से उनके घर के बाहर CID के पहरे लगा दिए गए। इतनी घटना होने के बाद भी हमारे सुभाष जी पहुंच गए दूसरे देश में अफगानिस्तान, और वहां से सपोर्ट लेके वापस लौटे इंडिया। इस बीच की घटना को हम डिसाइड करेंगे कल, और जानेंगे उनकी इंडिया से दूसरे देश में जाने की और दूसरे देश से इंडिया वापस आने की घटना में कौन कौन से संघर्ष हुए, कौन कौन सी घटना घटी, और एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए कई सारे ऐसे सवाल आ सकते। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगली सेकंड पार्ट देखने के लिए ओनली आप वेट कीजिए। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तो बाय बाय, टाटा।